दोस्तों, चाहे ईटा हो, चाहे एनटीएस हो, चाहे केबीपीएससी हो या फिर एफपीएससी हो, कोई भी टेस्टिंग एजेंसी हो और कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब आप उसके जॉब टेस्ट के लिए बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ तो इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश के सारे एमसीक्यूज, सारे क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं इंग्लिश ग्रामर से। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक कोर्स शुरू करवा दूं, और ये कोर्स होगा बेसिक टू एडवांस, यानी आपको बिल्कुल बुनियाद से स्टार्ट करवा के एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज की बिल्कुल बेसिक क्लास है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से और इसमें हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको डेफिनेशन नजर आ रही है। द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता तो होगा कि भाई कोई जुबान, कोई लैंग्वेज बनती है सेंटेंसेस से और वो सेंटेंसेस बनते हैं वर्ड्स से। अब इंग्लिश ग्रामर की बुनियाद पर इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं, हर एक सेंटेंस में वो जो वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ, वो स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करते हैं। तो वो वर्ड्स जो स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करते हैं उनको इंग्लिश ग्रामर की बुनियाद पर उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बोलते हैं। और वो कौन कौन से आगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, देखिए, ग्रामर आपने सीख लिया तो आप ऐसा समझे कि आपने वो जुबान सीख ली। मीनिंगफुल सेंटेंसेस सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखना काफ़ी अहम है। आपने ग्रामर सीख ली, आपने वो लैंग्वेज सीख ली। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं बना सकते और ये कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। आप अगर नहीं जानते कि इज़ कहाँ पे लगाना है, आर कहाँ पे लगाना है, वॉस कहाँ पे लगाना है, या फिर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कहाँ पे लगाना है, किसी वर्ड का फंक्शन है उसको कहाँ पर प्लेस करना है, अगर आप नहीं जानते तो आप ना राइटिंग कर सकेंगे इंग्लिश में और ना ही उसको कम्युनिकेट उसकी बेस पे कर सकेंगे। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके सामने है भी कि मास्टरिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब एक एक करके सीखते हैं। यहाँ पर ओवरव्यू देख लें, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तकरीबन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहले है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, उसके बाद है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ये मैं काफ़ी दफ़ा अपने फेसबुक पेज पे सिखा भी चुका हूँ, लेकिन आज से हम अगेन स्टार्ट ले रहे हैं। कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको। नाउन क्या होता है भाई, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसका जो नाम होता है वो असल में नाउन होता है। किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी आइडिया का नाम। यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए थिंग, नेम ऑफ एन आइडिया। कोई बंदा है, कोई जगह है, कोई चीज़ है, कोई ख्याल है, उसका जो नाम है उसको नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसको नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख लें, पर्सन यानी टीचर अली, ये टीचर कोई नाउन है, ये अली किसी बंदे का नाम है। इसी तरह प्लेस, स्कूल या पार्क, स्कूल एक जगह का नाम है, स्कूल है, ठीक है, पार्क एक जगह का नाम है। इसी तरह चीज़, बुक, चेयर, या मेरा लैपटॉप, मेरा माइक्रोफोन या आपका मोबाइल, ये सारे किसी चीज़ के नाम है। तो ये इनके जो नाम होते हैं इंग्लिश ग्रामर में इनको नाउन बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सारी चीज़ें दुनिया के जितने भी हैं, दुनिया में जो कुछ भी है उसके जो नाम हैं उसको इंग्लिश ग्रामर में नाउन बोलते हैं। या फिर आइडिया देख लें, फ्रीडम, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे नाउन्स हैं। सेंटेंसेस में आप लोग देख लें, अली इज़ रीडिंग अ बुक, यहाँ पर बुक हमारे पास एक नाउन है, कोई किताब है, ठीक है। अली हमारे पास किसी लड़के का नाम है। इसी तरह द पार्क इज़ ब्यूटीफुल, पार्क हमारे पास किसी जगह का नाम है, कोई पार्क है तो उसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये उसका नाम है असल में, ठीक है। अब कौन सा पार्क है तो वो नहीं पता, बट यहाँ पर कॉमन नाउन तो है ना, ठीक है। पार्क हमारे पास एक नाउन है, अली हमारे पास एक नाउन है, बुक हमारे पास एक नाउन है। इसी तरह बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार लोग हैं, बेशुमार जगह हैं, बेशुमार ख्यालात हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, उनके जो नाम हैं उनको नाउन कहते हैं। तो ये आपने सीखना है। और आखिर में आपको बताऊंगा कि ये हम सीखते क्यों हैं। लैंग्वेज के लिए तो ठीक है, एमसीक्यू इसके ऊपर आते हैं या नहीं आते। दूसरा हमारे पास है प्रोनाउन। यार
किसी पैराग्राफ में एक नाउन बार बार आ रहा है, हम चाहते हैं कि उसकी रेपिटेशन को ख़त्म करें। बार बार उसका आना हमारे लिए अच्छा नहीं है। लैंग्वेज का यही रूल है, वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स टू अवॉइड रेपिटेशन। रिपीटिशन को बार बार दोहराई को ख़त्म करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं नाउन की जगह, उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउंस। किसी बंदे का नाम है, स्टार्ट में हमने नाम ले लिया, अब उसके मुतालिक काफ़ी सारे सेंटेंसेस आ रहे हैं पैराग्राफ में, तो हम बार बार तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, हम सिंपल उसको रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से। हम उन नाउन्स को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन क्या होता है? वो वर्ड, वो अल्फाज जो रिप्लेस करते हैं नाउन्स को। तो जो भी वर्ड नाउन को रिप्लेस करे, आप समझ जाना कि यार ये हमारे पास प्रोनाउन है। इसके टाइप्स यहाँ पर हैं पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरैगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। डरना नहीं है, ये एडवांस लेवल पर आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, ये इसके टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन देख ले, ही, शी, इट। अब एक लड़की है या एक लड़का है, उसका नाम स्टार्ट में आ गया, बार बार अब पैराग्राफ में आ रहा है, तो आप बार बार उसका नाम नहीं लिखेंगे, ही, शी, इट के साथ उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ या हैम सेल्फ, मतलब खुद की तरफ इशारा करना, उसको रिफ्लेक्ट करना। इट बिलोंग्स टू मी, ठीक है, तो इसके लिए हम ये माई सेल्फ, हैम सेल्फ का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं, उस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं। किस चीज़ को? नाउन को रिप्लेस करने के लिए ये चीज़ें लगाते हैं हम। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, दिस या दैट। सो ये हमारे पास प्रोनाउंस है। इन अ सेंटेंस एग्जाम्पल आप देख लें, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। देखिए मैं ऐसा कहता हूँ या लिखता हूँ, आलिया इज़ अ गर्ल, आलिया एक लड़की है। फिर अगेन ऐसा कहता हूँ, आलिया इज़ गोइंग टू स्कूल। तो बार बार इस नाम को मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ? मैं कहूँगा आलिया इज़ अ गर्ल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये शी वाला जो वर्ड है ये असल में प्रोनाउन है, इसने नाउन आलिया को रिप्लेस कर लिया। अब यहाँ पर देख ले, दिस इज़ माई बैग, तो बैग की तरफ इशारा करने के लिए मैं जो प्रोनाउन लगाऊंगा दिस लगाऊंगा, ठीक है। बाकी एडवांस लेवल पर ये सारी चीज़ें पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरैगेटिव, रिलेटिव, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ आ जाएंगी। आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। ये बेसिक क्लास है। अब जाते हैं वर्ब्स के ऊपर। कंफ्यूज ना हो, वो सारे अल्फाज इंग्लिश में जो किसी काम को जाहिर करे या काम करने की हालत को जाहिर करे। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, किसी एक्शन को जाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ हो उसको वर्ब बोलते हैं। किसी काम की हालत के लिए जो वर्ड यूज़ हो उसको वर्ब कहते हैं। इसके एग्जांपल्स या इसके टाइप्स आप देख लें, एक्शन वर्ब्स हो गए, लिंकिंग वर्ब्स हो गए, हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, तो ये इसके टाइप्स हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एक्शन वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? रन, राइट, ईट। एक लड़का है वो दौड़ता है, तो उसके लिए एक्शन वर्ड यहाँ पर रन है। एक लड़का है वो लिख रहा है, राइट। सो राइट इज़ एक्चुअली अ वर्ब, ठीक है, ये एक्शन को शो करता है। ईट एक्शन को शो करता है। इसी तरह लिंकिंग वर्ब है इज़, आर, वॉज। ये अगर आपने सेंटेंसेस से निकाल लिए तो फिर आप सब्जेक्ट को लिंक नहीं कर सकेंगे मेन वर्ब के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब आप ये हटाएंगे आपका सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहेगा, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब्स हैं, इनको भी आपने नोट करना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़, विल, कैन। ये भी सेंटेंसेस में हेल्प करते हैं हमें, इस तरह से सीख लें फ़िलहाल के लिए। बाकी एडवांस लेवल पर ये एक्शन वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होता है, ये आप सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग सीख लो कि ये सारे जो वर्ड्स यहाँ पर है, रन, राइट, ईट, इज़, आर, वॉज, हैज़, विल, कैन, ये सारे क्या हैं? ये सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। हालत को शो कर रहे हैं काम करने की, या फिर काम को शो कर रहे हैं, एक्शन को शो कर रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को या फिर एक्शन को। तो ये सारे नाउन्स है। एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं। ही रन्स फास्ट, यहाँ पर रन्स का ये वर्ड जो है देखें, ये हमारे पास असल में वर्ब है, एक्शन को शो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो दौड़ता है तेज, वो तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर रन का जो वर्ड है असल में वर्ब है। या शी इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर इज़ क्या है हमारे पास? अगर मैं कहूँ शी अ डॉक्टर तो मीनिंगफुल रहेगी ये सेंटेंस? नहीं। शी इज़ अ डॉक्टर, इज़ हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इसने शी सब्जेक्ट को रिलेट किया किस चीज़ के साथ? डॉक्टर के साथ। यहाँ पर ये लिंक करता है, लिंकिंग वर्ब है इज़। तो ये
सारे वर्ड्स जो यहाँ पर यूज हुए, रन, राइट, ईट, इज, आर, वॉज, हैज, विल, कैन, रन्स या इज, ये सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया, इसको मजीद कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब जाते हैं एडजेक्टिव्स के ऊपर। देखें, दुनिया में जितने भी नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज होता है एडजेक्टिव, उसको कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, या उर्दू में इसको इसमें सिफत बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक वर्ड है, आपको अभी नहीं पता कि ये एडजेक्टिव है या नहीं, मैं इसको सेंटेंस में यूज करता हूँ। देखें, माई लैपटॉप इज ब्यूटीफुल। लैपटॉप एक नाउन है, ठीक है, और मैंने कहा माई लैपटॉप इज ब्यूटीफुल, तो इसने लैपटॉप को क्या किया? मॉडिफाई किया, उसको डिस्क्राइब किया कि भाई लैपटॉप किस किस्म का है। माई लैपटॉप इज ब्यूटीफुल, या माई मार्कर इज ब्यूटीफुल, या मार्कर इज अमेजिंग। तो ये अमेजिंग का वर्ड या ब्यूटीफुल का वर्ड ये क्या कर रहा है? मेन जो नाउन हमारे पास है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसके मुतालिक मुझे इन्फॉर्म कर रहा है। तो ये ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है, इसमें सिर्फ उसके मुतालिक मुझे कुछ बता रहा है। अब लार्ज, मैंने कहा दिस इज अ ट्री, फिर एक बंदे ने कहा कि दिस इज अ ट्री बट इट इज अ लार्ज ट्री या अ बिग ट्री। ये एक दरख्त है लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये बहुत लंबा है। तो ये लार्ज का जो वर्ड है उस ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर किसी ने कहा आई हैव 3 मार्कर्स, मेरे पास, मैं कहूँगा आई हैव मार्कर्स, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास मार्कर्स हैं। कितने हैं? 3 हैं। आई हैव 3 मार्कर्स। यहाँ पर ये जो 3 का वर्ड यूज हुआ ये असल में एडजेक्टिव है। ये मार्कर्स के मुतालिक मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई 3 मार्कर्स हैं मेरे पास। या फिर मैंने कहा आई हैव मार्कर बट इट इज रेड। आई हैव रेड मार्कर, मैंने कहा मेरे पास रेड मार्कर है, रेड कलर का मार्कर है। तो ये मुझे क्या कर रहा है? मुझे मार्कर के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई उसका कलर रेड है। अब यहाँ से एक आइडिया ले लो, अपने पास जहन में रख लो, एडवांस लेवल पर आसान होगा कि एडजेक्टिव्स के जितने भी टाइप्स हैं वो हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे। एडजेक्टिव ऑफ कलर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव उसकी डिग्रीज हो गई, ये सारा हम एडवांस लेवल पर सीखेंगे। यहाँ एग्जांपल के तौर पर ये वर्ड्स लेके हैं, ये आपने सीखने हैं। सेंटेंस में देख लें, द रेड एप्पल इज स्वीट। एक तो ये स्वीट का वर्ड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, एप्पल के मुतालिक मुझे इन्फॉर्म कर रहा है। फिर ये वाला ये जो रेड वर्ड है ये भी मुझे एप्पल के मुतालिक बता रहा है कि एप्पल रेड है। उसके बाद शी हैज़ 3 बुक्स, उसके पास 3 किताबें हैं। अगर मैं कहूँ शी हैज़ बुक्स, ठीक है, और फिर उसमें शी हैज़ के बाद 3 का वर्ड लगा लूँ तो मुझे पता लग जाता है कि भाई बुक्स जो हैं असल में 3 हैं उसके पास। सो ये 3 का वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है ये बुक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने के लिए जो अल्फाज यूज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में उसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब जाते हैं एडवर्ब्स के ऊपर। देखिए एडवर्ब्स आसान सी बात है, आसान अल्फाज में सीख लें। एडवर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको एडवर्ब्स कहते हैं। अब मजीद देख लें, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है या कोई दूसरा एडवर्ब है, उसको डिस्क्राइब करता है या फिर उसको चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, तो वो अल्फाज जो ये काम करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो मॉडिफिकेशन करते हैं, उनको एडवर्ब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख लें, क्विकली, वेरी, टू, यस्टरडे। मैं कहता हूँ इट इज़ वेरी कूल टुडे, आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। तो ये वेरी का जो वर्ड है वो असल में वर्ब को, ठीक है, वर्ब को यहाँ पर या फिर एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। या मैं कहता हूँ ही रन्स क्विकली, ठीक है, रन्स असल में हमारे पास क्या है? एक वर्ब है। क्विकली ने मुझे बता दिया, क्विकली का जो वर्ड है उसने मुझे बता दिया कि वो कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली यानी वो तेज़ दौड़ता है। तो ये क्विकली, वेरी, टू, यस्टरडे, ये सारे हमारे पास एडवर्ब्स हैं। सेंटेंसेस देख ले, ही रन्स क्विकली, शी इज़ वेरी स्मार्ट। यहाँ पर शी इज़ वेरी स्मार्ट, ये वेरी का वर्ड देख लें, ये मुझे उस लड़की के मुतालिक बता रहा है कि वो काफ़ी स्मार्ट है। सो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को
या फिर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। ये आपने सीखना है। अब जाते हैं प्रेपोजिशन के ऊपर। डेफिनेशन आप लोग देख लो, काफ़ी आसान है। वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन या प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक जुमला है, उसके अंदर नाउन प्रोनाउन है और काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, उनके बीच में जब रिलेशन कोई वर्ड शो करे तो उस वर्ड को हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। इन, ऑन, एट, अंडर, बिसाइड, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं। सेंटेंसेस देख लो, फिर समझ आ जाएगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ के ऊपर है। या द लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल, अगर मैं जुमले से ऑन हटा दूं तो जुमला वर जाएगा, जुमला ख़त्म हो जाएगा। द बुक इज़ द टेबल गलत हो गया। यहाँ पर प्रेपोजिशन मुझे हेल्प कर रहा है, उसका रिलेशन मुझे हेल्प कर रहा है। मैं काफ़ी सारे वर्ड्स को प्रेपोजिशन के थ्रू रिलेट करता हूँ, रिलेशनशिप बनाता हूँ। तो ये वर्ड्स हमें क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स या बिटवीन प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। उसके बीच में जो ताल्लुक बताता है वो वाला लफ्ज़ प्रेपोजिशन कहलाता है। या फिर शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी। अब अगर मैं कहूँ वो बैठती है इस साइड पर या उस साइड पर, तो फिर अगर बिसाइड का लफ्ज़ मैं ना लगाऊं जुमला नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस यानी इन, ऑन, एट, अंडर, बिसाइड, अबव, बिलव, बीनीथ, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं। ये हमें नाउन प्रोनाउन और काफ़ी जो सेंटेंस के अंदर काफ़ी वर्ड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप के लिए हमें हेल्प करता है। रिलेशनशिप उसके बीच में शो करवाता है और इनके बगैर सेंटेंसेस मीनिंगफुल नहीं रहते। तो ये प्रेपोजिशन की डेफिनेशन हो गई। आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। अब देखते हैं कंजंक्शंस के ऊपर। देखिए कंजंक्शंस, वर्ड्स डेट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शंस। हमारे एक टीचर थे, वो इसका एग्जांपल हमें देते हैं हुक। ये दूसरे वर्ड्स को हुक करता है, लिंक करता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को, इनको कंजंक्शंस कहते हैं। टाइप्स इसके कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये एडवांस लेवल पे सब कुछ समझाऊंगा, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर याद कर लो। एग्जाम्पल्स आप लोग देख लें। कोऑर्डिनेटिंग, एंड, बट, और। देखिए इमरान एंड आतिफ आर फ्रेंड्स। इमरान और आतिफ कौन है, दोस्त हैं। एंड की वजह से मैंने इमरान और आतिफ को रिलेट कर लिया, उनको ज्वाइन कर लिया। एंड ना होता तो फिर कॉमा लगता या फिर वो सेंटेंस ख़राब होती। इमरान आतिफ आर फ्रेंड्स, इमरान कॉमा आतिफ आर फ्रेंड्स, तो ये अच्छा है। या अगर मैं कहूँ इमरान एंड आतिफ आर फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इज़ माई मार्कर बट इट डजंट राइट वेल। ये मेरा मार्कर है लेकिन ये अच्छा नहीं लिख सकता या अच्छी लिखाई नहीं करता। तो ये बट का वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ, ये असल में कंजंक्शन है। इसने रिलेट किया पहले वाले सेंटेंस को या पहले वाले फ्रेज को दूसरे वाले फ्रेज के साथ। ठीक हो गया। एंड, बट, और ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बिकॉज, ऑल्दो। ठीक है, ये सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ईदर, और, नीदर, नॉर, ये आपने देखे होंगे बार बार सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन पता नहीं होता कि ये कंजंक्शंस हैं या नहीं। तो आपको बता दिया कि एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, ईदर, नीदर, और, नॉर, ये सारे हमारे पास क्या हैं, कंजंक्शंस हैं। सेंटेंस में एग्जांपल देख ले। आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अगर मैं कहूँ आई लाइक एप्पल्स ऑरेंजेस, तो यहाँ पर सेंटेंस मज़ा नहीं दे रहा। यहाँ पर क्या किया, आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। वर्ड्स को हमने ज्वाइन करना है, आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। इसके बाद देख लें, शी स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब इसमें से हम अगर निकाल लें बिकॉज का वर्ड, ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर हम बीच में से निकाल लें तो फिर सेंटेंस ख़राब हो जाएगा। शी स्टेड होम इट वॉज रेनिंग, क्या मतलब, वो घर पे रही, बारिश हो रही थी। वो घर पे रही क्योंकि बारिश हो रही थी। सो यहाँ पर ये क्योंकि यानी बिकॉज का जो वर्ड है ये असल में कंजंक्शन है। तो
दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को या मोर देन टू वर्ड्स को जो ज्वाइन करने वाला वर्ड होता है, यहाँ पर काफ़ी सारे आपके सामने लिखे हैं, ये हमारे पास कंजंक्शंस हैं। लास्ट वाला जो है इंटरजेक्शन, डेफिनेशन आप लोग देख लें, वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन आर सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग। आपके अंदर जो इमोशंस हैं, ठीक है, जो फीलिंग्स हैं, उसकी एक्सप्रेशन के लिए, उसके इजहार के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो इंटरजेक्शंस होते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, वाओ, ओह, ऊप्स, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए आपने मैच जीत ली, ठीक है, आपने कहा वाओ वी हैव वॉन द मैच। सो यहाँ पर ये वाओ का वर्ड क्या है, आपकी फीलिंग्स को या इमोशंस को शो करवा रहा है। सो यहाँ पर क्या है, ये इंटरजेक्शन है, वाओ, ओह, ऊप्स, ये सारे सैडनेस को या हैप्पीनेस को शो करवाते हैं। और सैडनेस और हैप्पीनेस क्या है, आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। इन अ सेंटेंस देखिए, एग्जांपल देख ले, वाओ दिस प्लेस इज अमेजिंग, मैं इसको ऐसा कहूँगा, वाओ दिस इज एन अमेजिंग प्लेस। तो यहाँ पर वाओ का जो वर्ड है कि भाई इस बंदे का दिल काफ़ी खुश है, इस जगह को देखकर उसकी फीलिंग्स का मुझे पता चल गया। या फिर दूसरा सेंटेंस आप देख लिए, ऊप्स आई ड्रॉप द ग्लास, ओहो यार मुझसे ग्लास गिर गया। तो यहाँ पर ऊप्स का जो वर्ड है वो किस चीज़ को शो करवा रहा है, फीलिंग्स ऑफ सैडनेस को, कि यार गलती हो गई मुझसे, ग्लास गिर गया। तो जितने भी वर्ड्स हैं अगर तो वो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को या फीलिंग्स को, किसी बंदे के इमोशंस को या फीलिंग्स को, तो उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा मर गया तो हम अक्सर वहाँ पर इंग्लिश में एक यूज़ करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं अलास, या फिर वट एवर उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अलास, ALAS, शी इज़ नो मोर या ही इज़ नो मोर, ठीक है, ओह वी लॉस्ट द मैच। सो ये वर्ड्स क्या करते हैं, इंटरजेक्शन है, शो करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को या फिर फीलिंग्स को शो करवा रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ये आज का जो आखिरी टॉपिक था इंटरजेक्शन, यहाँ पर लेक्चर ख़त्म हो गया। यहाँ आज हमने इस क्लास में टोटल 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको क्लियर कर दी, इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए। इसके टाइप्स आने वाले एडवांस लेवल के जो क्लासेस होंगे उसमें आपको पता लग जाएंगे, उसमें आपको सेंटेंसेस भी मिलेंगी, उसके टाइप्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर की टेक वे आपने क्या लेना है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपका मेन काम है, ये आपका SLO है, ठीक है, आपका लर्निंग आउटकम है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए। इन सारों के ऊपर ये जो प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, इसके ऊपर MCQs कंफर्म किसी न किसी पेपर में आपके सामने आएंगे। इसलिए मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, आपने सीखनी है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने आज यहाँ पर कर दी, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, घर में बैठ जाएं, एक एक करके लिख लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास है, वहाँ से लिख लें, एग्जांपल्स इसके देख लें, इसके ऊपर काम करें। आपने काम किया, आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर ये ChatGPT ने सब कुछ लिखा है, इसको दफ़ा करें। नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगी ग्रामर के हवाले से। इसके बाद जो भी टॉपिक होगा, मैंने सब कुछ एक वीडियो में प्लान किया था, वो बताया था आपको। आज उसकी पहली क्लास थी, कल नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट क्लास होगी। आपने कंफर्म इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखना है, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं वहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप लोग नया भी सीख लें और ग्रामर सेक्शन कम से कम आप कंप्लीट सीख जाएं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।